हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज अपन 10th क्लास का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु। और ये 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है। अब धातु और अधातु को वर्गीकृत किया था लेवोसिए ने। किसने वर्गीकृत किया था? लेवोसिए ने। लेवोसिए ने तत्व को दो भागों में बांटा, धातु और अधातु। धातु वे होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, उन सभी को क्या कहूंगा? धातुएं। और अधातुएं वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन सभी को क्या कहूंगा? अधातुएं। या मैं ऐसे कह सकता हूं, जिन तत्वों की विद्युत ऋणता कम होती है वे धातु होंगे, और जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है वे सभी होंगे अधातु। या ऐसे कह सकते हो कि आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी के राइट साइड में, मतलब राइट साइड में भी कौन सा? पी ब्लॉक। इसमें आपको मिलेगी अधातु। इसमें क्या मिलेगी आपको? अधातु। वैसे पी ब्लॉक के अंदर आपको धातु भी मिल जाएगी, उप धातु भी मिल जाएगी और अधातु भी मिल जाएगी। और आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी सभी के सभी धातु, ओनली हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन अधातु होता है जो एस ब्लॉक के फर्स्ट ही वर्ग के अंदर आता है। वह एकमात्र अधातु होता है जो आवर्त सारणी के बाएं तरफ स्थित होता है। तो यह तो होता है नॉर्मल परिचय धातु और अधातुओं के। इसी के अलावा एक इसका वर्गीकरण किया गया था उपधातु। उपधातु वे होती है जो धातु व अधातु दोनों के गुणों को धारण करती है या दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है उपधातु। अब दोनों की बात करते हैं अपन धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। अब इनके भौतिक गुणों के बारे में अपन देखेंगे कि वह पहली चीज धातु है। नॉर्मली धातु को देखा जाता है तो धातु में चमक दिखाई देती है। नॉर्मल धातु को काटा जाएगा तो काटने पर भी उनमें चमक दिखाई देती है, या नॉर्मल कोई भी धातु की फिनिशिंग की जाती है तो उसमें चमक उत्पन्न होती है, और इस चमक के कारण धातु में पाई जाती है धात्विक चमक। नॉर्मल लोहे की सतह को देख लो, मैग्नीशियम की सतह या सोडियम की सतह देख लो, या कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब की सतह देखोगे तो ये सतह कैसी है? चमकदार। आप इन पे प्रकाश डालोगे तो प्रकाश का परावर्तन करते हैं, जिस कारण इनमें चमक उत्पन्न होती है। तो अधिकांश सभी धातुओं में क्या मिलेगी आपको? चमक। इस कारण धातुओं का गुण है धात्विक चमक। और शुद्ध रूप में सभी धातुओं की सतह है ना चमकदार होती है। अब धातुओं में है ना धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है, मतलब कुछ धातुएं अत्यधिक कठोर है, कुछ धातुएं कम कठोर है, कुछ धातुएं सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये धातुएं मुलायम होती है। ये धातु कैसी होती है? मुलायम होती है। इस कारण इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है और इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा कमरे के ताप पर मरकरी द्रव अवस्था में होती है। मरकरी कमरे के ताप पर आपको किस में मिलेगी? द्रव अवस्था में। इसके अलावा सीजियम और गैलियम आपको कमरे से अधिक ताप पर, या हथेली का तापमान है, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मानव तापमान पर, और मानव का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इस पर ये दोनों ही धातुएं द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाती है, या अगर इनसे कम टेम्परेचर है तो ये आपको ठोस अवस्था में ही मिलेगी। इसके अलावा
दो गुण हो गए, धात्विक चमक, एक धातु की कठोरता, जो कि सभी धातुओं में ये अलग अलग होती, और अधिकांश धातुएं कठोर होती है। अधिकांश धातु कैसी होगी? कठोर, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, इसके अलावा कॉपर, ये सभी धातु कैसी होती है? कठोर। इतने भी ज्यादा, जिसमें सिल्वर और गोल्ड ये इतने भी ज्यादा कठोर नहीं है, पर आपको सामान्यतः ये किस फॉर्म में मिलेगी? आपको ठोस अवस्था में। इसके अलावा थर्ड गुण है आघात वर्धीयता। आघात वर्धीयता का मतलब ये होता है, मतलब किसी भी धातु को, आपको धातु को पीट कर, मतलब कुल मिला के धातु की ठुकाई करनी है, और ठुकाई करके उसे एक चादर में परिवर्तित करना है, चादर में परिवर्तित करना है। उसी गुण को कहा जाता है आघात वर्धनीयता। और अधिकांश धातुओं में यह गुण उपस्थित होता है, जैसे आयरन है या एल्यूमिनियम है। इसके अलावा जिनको आप पीट कर चादर वगैरह, चादर बनाए जाते हैं, जो कि अपने छतों के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसी धातुएं जिनको पीटकर चादर में परिवर्तित किया जाता है, उसको, उस गुण को कहा जाता है आघात वर्धीयता। इसके अलावा एक गुण और मिलेगा आपको, तन्यता। चौथा गुण कौन सा है? तन्यता। अब तन्यता में क्या है? धातुओं को खींचा जाएगा, इसको धातुओं को खींचकर तार में परिवर्तित करना, धातुओं को खींचकर तार में परिवर्तित करना, इस गुण को कहा जाता है तन्यता। और इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण है 1 ग्राम सिल्वर में। 1 ग्राम सिल्वर में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और सोना सबसे सर्वाधिक तन्य धातु होती है, जिसको लंबाई में या खींचकर इसे सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है। ऐसे इसके तो गुण तो कॉपर में भी मिलेंगे आपको, कॉपर में भी होता है ये, सिल्वर में भी होता है, एल्यूमिनियम में भी होता है। इस कारण इन सभी के तार बनाए जाते हैं। सिल्वर बहुत ज्यादा महंगी होती है, इस कारण इसके तार नहीं बनाए जाते। सबसे ज्यादा तार या तो कॉपर के मिलेंगे या किसके मिलेंगे? एल्यूमिनियम के। इन्हीं दो के तार बनाए जाते हैं। ऐसे तार आयरन के भी बनाए जाते हैं। तो सभी धातुओं में कौन सा गुण मिलेगा आपको? तन्यता का गुण मिलेगा। और तन्यता में धातुओं को खींचकर एक तार में परिवर्तित किया जाता है। और इसका सबसे सर्वाधिक तन्यता आपको मिलेगी सोने के अंदर। सॉरी, यहाँ पे सोना आएगा। किसमें मिलेगी? सोने में। तो 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है। इसके आधार पर अगर अपन देखें, खाना बनाने वाले बर्तन है वगैरह, मतलब खाना बनाने वाले बर्तन, जितने भी बर्तन आते हैं वो सारे के सारे धातुओं के बनाए जाते हैं। सारे के सारे किसके बनाए जाते हैं? धातुएं। तो इससे यह पता चलता है कि धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इस कारण रसोई में जितने भी बर्तन बनाए जाएंगे वो सारे के सारे बर्तन धातुओं के बनाए जाते हैं। अब वो बर्तन या तो प्योर शुद्ध धातु के भी हो सकते हैं या फिर मिश्र धातु के भी हो सकते हैं। अब मिश्र धातु में क्या होती है? जो 2 या 2 से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में या बिना निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो उनको कहा जाता है मिश्र धातु। जैसे उदाहरण के तौर पे कांसा, पीतल, स्टील, इन सब के क्या बनाए जाते हैं? अपने बर्तन। इन सब के क्या बनाए जाते हैं? बर्तन। और ये सभी मिश्र धातुओं की अपेक्षा अत्यधिक कठोर होती है। उनकी कठोरता या उनकी सहन करने की क्षमता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। या उनकी दृढ़ता की बात करें तो दृढ़ता भी इनकी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। और है धातुएं विद्युत का भी चालन करती है, विद्युत का चालन करती है, या विद्युत के भी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसी कारण जितने भी तार वगैरह बनाए जाते हैं लाइट के लिए, जिसमें लाइट का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जाता है, जिसमें तारों के द्वारा किया जाता है। धातु में तन्यता का गुण है, जिस कारण तार बनाए जा रहे हैं। और सभी धातुएं, मतलब अधिकांश धातुएं जो अच्छी गुणवत्ता की बात करें, ये विद्युत धारा का या विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इसके अलावा आयरन, ये सभी अच्छे चालक होते हैं। इस कारण इनके तार
बनाए जाते हैं। और सबसे अच्छा चालक है सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। तो आपसे पूछा जाए कि आउटसाइड में सर्वाधिक विद्युत धारा का चालन कौन सी धातु की जाती है, तो कौन सी करेगी? सिल्वर। कौन सी है? सिल्वर। तो आपने कितने? 4, 5 और 6। इसी के अलावा धातुओं के ऑक्साइड है ना, धातुओं के ऑक्साइड जो ये जल में घुलेंगे और जल में घुलकर ये बनाते हैं सार। क्या बनाएंगे? जल में घुलकर सार बनाते हैं। इस कारण सार बनाते हैं। इस कारण धातु ऑक्साइड की प्रकृति की बात की जाए तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है सारीय। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? सारीय। और एक गुण है, जब दो धातुएं हैं, धातु और धातु को आपस में टकराते हैं या फिर एक धातु किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। और इस कारण धातुओं के अंदर जो गुण मिलेगा उस गुण को कहते हैं ध्वनि, या इसी को कहते हैं सोनोरस। इसी को क्या कहा जाता है? सोनोरस। मतलब जब किसी धातु को किसी अन्य धातु या ठोस सतह से टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी गुण को कहा जाता है ध्वनिक, या इसी को कहा जाता है सोनोरस। इसी कारण अपने पास जो स्कूल है, स्कूल में जितनी भी घंटियां बनाई जाती है वो सभी किनकी बनाई जाएगी? धातुओं की। किनकी बनाई जाएगी? धातुओं की। तो इतने गुण याद हो जाएंगे आपको। मतलब धातुओं की सतह चमकदार होती है, इस कारण इनमें धात्विक चमक गुण होता है। धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है, ये ठोस में भी मिलेगी आपको, द्रव में भी मिलेगी। इस कारण इनकी कठोरता क्या होती है? अलग अलग होती है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु होती है जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कमरे के ताप पर मरकरी द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। सीजियम और गैलियम हथेली के तापमान या रूम टेम्परेचर से अधिक ताप पर यह आपको द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये कठोर और ठोस होती है, जबकि सिल्वर और गोल्ड ज्यादा मतलब इतनी भी ज्यादा ठोस नहीं होती है। इस कारण इनके कभी भी शुद्ध अवस्था में आभूषण नहीं बनाए जाते। इनको मिश्र धातु की फॉर्म में लाया जाता है तभी इनके आभूषण बनाए जाते हैं। अब मैं ऐसे कह दूं कि क्या 24 कैरेट सोने से आभूषण बनाए जा सकते हैं, तो नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नरम हो जाता है। और नरम होने पर ये आसानी से इसको आकार प्रदान नहीं किया जाता है। इस कारण इसमें या तो सिल्वर के या इसमें कॉपर के मिश्र धातु मिलाई जाती है, जिस कारण इनकी दृढ़ता अधिक हो जाती है। वैसे आघातवर्तीयता धातुओं को पीटकर चादर रूप में परिवर्तित करना आघातवर्तीयता कहलाता है और ये धातुओं में गुण पाया जाता है। इसी कारण आयरन, एल्यूमिनियम को पीटकर चादर बनाए जाते हैं। दूसरा है तन्यता, मतलब धातुओं को खींचकर तार में परिवर्तित करना, और ये सर्वाधिक गुण मिलेगा आपको सोने के अंदर। 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसी कारण विद्युत के जितने भी तार होते हैं वे सारे के सारे धातुओं के बनाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मिलेगा आपको या तो कॉपर का मिलेगा या सिल्वर या एल्यूमिनियम। सिल्वर का भी बहुत कम मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा मिलेंगे कॉपर और एल्यूमिनियम के। खाने के बर्तन धातुओं के बनाए जाते हैं, उसका कारण है कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं और ज्यादातर या तो शुद्ध धातु के मिलेंगे या फिर आपको किसके मिलेंगे? मिश्र धातु। और मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु के मिश्रण को ही मिश्र धातु कहा जाता है, जिसमें उदाहरण है कांसा, पीतल, स्टील। धातुएं विद्युत के चालन या विद्युत के सुचालक होते हैं और सर्वाधिक सुचालक धातु है सिल्वर, और सिल्वर के बाद कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन होते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर सार प्रदान करते हैं, इस कारण धातु ऑक्साइड की प्रकृति सारीय होती है। और कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, मतलब वह अम्ल और सार से क्रिया करके लवण और जल प्राप्त करते हैं। तो कुछ धातु ऑक्साइड है जो उभयधर्मी ऑक्साइड के होते हैं, जो अम्ल और सार दोनों की तरह व्यवहार कर लेते हैं। धातु जब किसी अन्य धातु की सतह से टकराता है या किसी ठोस सतह से टकराता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है और इसी गुण को कहा जाता है ध्वनिक
गुण और इसका दूसरा नाम है सोनोरस। इसी कारण स्कूल में जो भी घंटियां बनाई जाती है वो सभी धातुओं की बनाई जाती है। अब नेक्स्ट है अधातु। अब अधातु आउट साइड के राइट साइड में मिलेगी और वो भी किसमें, पी ब्लॉक के अंदर। अब अधातु में ना तो आघात वर्ध्यता का गुण मिलेगा, ना आपको तन्यता मिलेगी, ना इसमें ध्वनिक गुण मिलता है, और ना ही ये विद्युत के ना ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये सारे गुण अधातुओं के अंदर अनुपस्थित होते हैं। हाँ, और साथ में विद्युत के भी कुचालक होते हैं। विद्युत के भी क्या होंगे, कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप होता है, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और किस धारा का प्रवाह या धारा का चालन कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर क्या उपस्थित होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धारा का प्रवाह दो तरीके से किया जाता है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा या मुक्त आयन के द्वारा। तो ग्रेफाइट जो विद्युत धारा का चालन करता है, ये धातुएं जो भी विद्युत धारा का चालन करेगी वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा करती है। तो अधिकांश धातुएं कैसी होती है, विद्युत के कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप होता है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इस कारण ये विद्युत धारा का चालन करती है। जैसे पेंसिल की नोक आती है, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर की रॉड आती है वह ग्रेफाइट की बनी होती है। इसी के साथ ये अधातु में चमक नहीं होती, धातुओं में अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। आयोडीन की सतह कैसी होती है, चमकदार। और सामान्यतः अधातु आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में पाई जाती है। जैसे ठोस में कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये आपको मिलेगी ठोस अवस्था में। और अधातु जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन आपको मिलेगा द्रव अवस्था में। इसके अलावा गैस फॉर्म में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी आपको किस अवस्था में मिलेगी, गैसीय अवस्थाओं के अंदर। तो ये थे सामान्य अधातुओं के गुण। अब इसमें भी अगर आप देखते हैं, अब इसमें भी देखें तो धातुओं में अगर मैं धातुओं के गलनांक और क्वोथनांक इन दोनों की बात करता हूं, तो इनके गलनांक और क्वोथनांक उच्च होते हैं किनकी अपेक्षा, अधातुओं की अपेक्षा। परंतु इसमें भी अगर धातुओं में कंपैरिजन करूंगा तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गलनांक और क्वोथनांक दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। वैसे ही मरकरी और सीजियम और गैलियम, इनके भी गलनांक और क्वोथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं धातुओं की, सामान्य धातुओं की अपेक्षा। और इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा तो इन दोनों की अपेक्षा धातुओं के गलनांक और क्वोथनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च, जबकि अधातुओं के गलनांक और क्वोथनांक क्या होंगे, निम्न होंगे। अब धातुओं के ऑक्साइड है, धातुओं के क्या होंगे, ऑक्साइड। ये जैसे जल में मिलेंगे और जल में मिलकर क्या प्रदान करेंगे, अम्ल प्रदान करते हैं। इस कारण धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल से क्रिया करेगा और बनाएगा कार्बनिक अम्ल। और ये कार्बनिक अम्ल की प्रकृति देखोगे तो कैसी आती है, अम्लीय प्रकृति। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति भी कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति। तो जितने भी अधातु ऑक्साइड हो जल में मिलने पर अम्ल देते हैं, इस कारण अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं के अधिक। सभी धातुओं की एक साथ अभिक्रिया नहीं है, जैसे अपने पहले चैप्टर में देखा था रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार, जिसमें मैं मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करा रहा था। तो दहन करा रहा था, श्वेत चमकीली ज्वाला के साथ जल रहा था, श्वेत चमकीली ज्वाला के साथ जलता है और उससे एक श्वेत पाउडर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, श्वेत पाउडर, और वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अधिकांश सभी धातु है ना,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या प्राप्त होगा? धातु ऑक्साइड। क्या प्राप्त हो जाएगा? धातु ऑक्साइड। अब हो सकता है सब धातु अलग अलग कलर में भी जल सकती है, तो लगभग सभी धातु है ना ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। मतलब अधिकांश सभी धातु ऑक्सीजन से क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और जल के क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। जैसे अगर मान लो मेरे पास है कॉपर है, मेरे पास है कॉपर, अगर मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाता हूं तो यहां से बनेगा कॉपर ऑक्साइड, और इसका कलर कैसा होता है? काला। मतलब इसकी जो पीपीटी जो पाउडर बनता है, पीपीटी बोल दो, तो ये कैसा होगा? काला होगा। वैसे अगर मान लो लेड है, लेड को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूँ तो यहाँ से बनता है लेड ऑक्साइड, और ये लेड ऑक्साइड का कलर होता है येलो। कैसा होगा? येलो। तो इसी प्रकार जैसे एल्यूमिनियम है, तो इन अधिकांश धातु ऑक्साइड की अगर इनको मतलब अधिकांश जितने भी धातु ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं मेरे पास, ये धातु ऑक्साइड है। ये धातु ऑक्साइड जल में क्या होते हैं? घुलनशील। जल में क्या होते हैं? घुलनशील। और घुलनशील होते हैं तो ये या तो अम्ल सॉरी जल में घुलनशील तो क्या बनाएंगे? सार। इसका धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? सारी प्रकृति। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? सारी। परंतु कुछ धातु जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो ये प्राप्त होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा? वैसे अगर जिंक है, जिंक की क्रिया ऑक्सीजन से कराऊंगा तो यहाँ से भी क्या प्राप्त होगा? जिंक ऑक्साइड। और ये दोनों ही होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये कैसे होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। और इन उभयधर्मी ऑक्साइड की क्रिया अगर मैं अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो प्राप्त होता है लवण और जल। तो उभयधर्मी ऑक्साइड है ना अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, और दोनों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इस कारण ये कभी अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं तो कभी क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। और ये जो भी ऑक्साइड बन रहे हैं ये ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा और यहाँ से बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल। वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करेगा और यहाँ से बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में जल। इसको कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो अब सभी के लिए ये कथन कहूं कि सभी धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो ये कथन भी गलत है। मतलब अधिकांश धातु ऑक्साइड है ना जल में घुलनशील होते हैं, और कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, और ये जो जल में घुलनशील होंगे वो जल में घुलकर सार प्रदान करते हैं। इस कारण इनकी प्रकृति कैसी होगी? सारीय प्रकृति। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम क्रिया सामान्य तो वातावरण में से खुला रख दूंगा तो सामान्यतः जलने लग जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इस कारण ये अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है, और ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड, और स्वतः ही जलने लगता है। अब इस सोडियम ऑक्साइड है ना ये जैसे जल से क्रिया करेगा और जल से क्रिया करके बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस, और ये अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। इस अभिक्रिया से बहुत ही ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि ये हाइड्रोजन को ज्वलनशील या हाइड्रोजन को जला देता है, और साथ में स्फोट भी प्रदान करता है। वैसे अगर हम मान लो पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलेगा और जल में घुल के ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो और इनकी प्रकृति सभी की कैसी होगी? सारी। प्रकृति कैसी होगी इन सभी की? सारी है। घुलेगा और जल में घुल के ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो और इनकी प्रकृति सभी की कैसी होगी? सारी। प्रकृति कैसी होगी इन सभी की? सारी है। अब इसमें भी क्या है, जैसे अपने पास सोडियम और पोटेशियम, ये नॉर्मली इनको अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो ये स्वतः ही आग पकड़ लेते हैं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देते हैं। इस कारण इनको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन या जिसी को कहा जाता है मिट्टी का तेल, उसी को कहा जाता है
मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसी के अलावा जैसे सामान्यतः मेरे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, आदि धातुओं की सतह पर है ना ऑक्साइड की परत जम जाती है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और ये क्या बना लेंगे, सारे सारे धातु ऑक्साइड। या मान लो ये धातु है, इस धातु पर धातु ऑक्साइड की परत जम जाती है और ये परत है ना धातु को नष्ट होने या धातु के संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस कारण अभी मान लो लोहे को मेरे को बचाना है तो लोहे पर मैं जिंक की परत चढ़ा दूंगा और जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। और जो लोहे को सुरक्षित करेगा संक्षारण से, खुद के ऊपर एक मोटी परत धातु ऑक्साइड की बना लेगा, जिंक ऑक्साइड की, और वह उसके बाद उसका ऑक्सीकरण होने से रोकता है। तो ये एक मेथड होता है जिससे आप किसी भी धातु को संक्षारित होने से भी बचा सकते हो। वैसे अगर मैं कॉपर के बारे में बता दिया कि कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो काले रंग का पाउडर प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिल्वर और गोल्ड, ये अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो ये किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं। वैसे नॉर्मल, अब इसे ये तो अपन पास कन्फर्म पता चल जाता है कि सभी धातुओं की क्रियाशीलता एक समान तो नहीं होती। कुछ धातुएं आसानी से क्रिया कर लेती है, कुछ धातु क्रिया नहीं करती है, और ये धातुओं को सामान्य ताप पर अभिक्रिया कराओ तो ये अभिक्रिया कर लेती है। सोडियम और पोटेशियम में ये इतने तीव्र क्रियाशील होते हैं कि इनको हल्का सा खुला छोड़ दो तो भी आग पकड़ लेते हैं। इस कारण इनको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब यहाँ से यह तो पता चल गया कि सोडियम और पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे उच्च होती है, और इसमें भी सर्वाधिक अगर बात की जाए तो लिथियम की। इनसे भी सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी है, लिथियम की है। तो अब आगे इन्हीं क्रियाशीलताओं को आगे जानने के लिए अपन एक और अभिक्रिया पढ़ते हैं जो है धातु की, धातु व जल के साथ अभिक्रिया। धातु की जल के साथ अभिक्रिया। अभी सभी धातु है ना जल के साथ एक समान अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातुएं आसानी से अभिक्रिया कर लेती, कुछ धातुएं अभिक्रिया ही नहीं करती है। जिसमें से अपन देखते हैं कि नॉर्मल एक डेफिनेशन बनाए तो धातु है ना जल से क्रिया करेगा और यहां से बनाएगा धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। और ये धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड वापस वही जल में क्रिया करेगा और यहां से बनाएगा धातु हाइड्रोक्साइड। और कौन, अब इस ऑल और अभिक्रिया को जोड़ोगे तो धातु ऑक्साइड से धातु ऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, तो धातु जल से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें भी अगर मान लो देख लो पोटेशियम है, पोटेशियम जल से क्रिया करेगा, या सोडियम है, सोडियम किससे क्रिया करेगा, जल से, तो ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा सोडियम, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। और ये दोनों ही अभिक्रिया बहुत ज्यादा ऊष्मा सेपी होती है। इस कारण जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी वो हाइड्रोजन गैस होते ही जलने लग जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन को जलाने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता थी वो उतनी ऊर्जा ये अभिक्रिया प्रदान कर देते हैं। इस कारण जैसे पोटेशियम और सोडियम को पानी में छोड़ा जाता है तो स्पोर्ट के साथ जलने लगता है और जलेगा, और वो जल रहा होता है, वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। इसी के अलावा अगर मान लो मेरे पास, हाँ, अगर आप यह भी पूछा जाए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए, तो उदाहरण में आप इन दोनों अभिक्रियाओं को भी लिख सकते हो। या एक और अभिक्रिया अगर ऊष्माक्षेपी की लिखना चाहो, हाइड्रोजन की क्रिया जल के साथ कराओगे, मतलब जो रॉकेट ईंधन के अंदर काम में लिया जाता है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है, और ये इसे उत्पाद के रूप में बनाएगा जल, और साथ में क्या रिलीज होगी, ऊष्मा, और यह भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो कैल्शियम है, कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, पर इससे जो उत्सर्जित हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन ज्वलनशील नहीं होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन को जलाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता थी उतनी ऊष्मा इससे प्राप्त नहीं होती। और वैसे भी कैल्शियम में जल से कम क्रियाशील होता है, इतना ज्यादा सोडियम और पोटेशियम की अपेक्षा इतना अधिक क्रियाशील नहीं होता है। अब
जैसे हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलते ही ये कैल्शियम की सतह पर बुलबुलों के रूप में चिपक जाता है, और जैसे बुलबुलों के रूप में चिपकेगा ये कैल्शियम तैरने लगता है। वैसे अगर आप नॉर्मल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की क्रिया किसके साथ कराओगे, जल के साथ, तो यहाँ से प्राप्त होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में किससे चिपकेगी, मैग्नीशियम धातु से, और मैग्नीशियम धातु भी पानी के अंदर तैरने लग जाती है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन के साथ दोनों क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। जो दोनों इनकी इतनी ऊष्मा नहीं होती जिससे कि हाइड्रोजन गैस जले। इसके अलावा नॉर्मल अभिक्रिया में देखें तो एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है, ये न तो ठंडे पानी मतलब शीतल पानी और न ही ये गर्म जल दोनों के साथ किसी प्रकार से कोई अभिक्रिया नहीं करते, परंतु यह भाप हाइड्रोजन भाप जल होते हैं, मतलब पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस समय इस भाप से ये तीनों धातु क्या कर लेती है, क्रिया करेगी, और क्रिया करके क्या बनाएगी, धातु धातु ऑक्साइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जल से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। और ये पानी है ना वेपर फॉर्म में होना चाहिए, भाप फॉर्म में होना चाहिए। वैसे जिंक की क्रिया जल के साथ कराओगे तो क्या बनाएगा, यहाँ से जिंक ऑक्साइड, और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। वैसे आयरन की क्रिया जल के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, Fe2O3, और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये अभिक्रिया करते हैं भाप के साथ, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों अभिक्रिया करेंगे गर्म जल के साथ। किसके साथ, गर्म जल के साथ। और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों जल है ना, सामान्य जल ठंडा हो, सामान्य जल कैसा भी हो, उनके साथ क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे। तो इनकी क्रियाशीलता सर्वाधिक, उससे कम इनकी, और सबसे कम इनकी भी कंपैरिजन की जाए तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इतना याद रह जाएगा। इसके अलावा लेड है, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये धातु ना तो शीतल जल, ना गर्म जल, ना भाप जल, मतलब किसी प्रकार के जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसी में पढ़ेंगे धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।